तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 2 के एमसीक्यूज को डिस्कस करना। इस असाइनमेंट में हमारे पास काफी ज्यादा एमसीक्यूज हैं, 64 एमसीक्यूज, इवन मोर देन आईकैब एग्जाम। सिलेबस क्या था? चैप्टर 3 कंप्लीट और चैप्टर 2 जो चीजें रह गई हैं एक्सेप्ट कॉपवेब वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज। अब अगेन ये थोड़ी सी लंबी असाइनमेंट है तो शायद इसके आपको पार्ट्स मिल रहे हो, मगर कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में इसको रिकॉर्ड कर दूं। और अगेन डिस्क्लेमर वही वाला कि वीडियो देखने से पहले, लेक्चर देखने से पहले एक दफा एमसीक्यूज को आपने अपने हाथ से अटेम्प्ट करना है। फिर आपको जिन एमसीक्यूज में मसला आ रहा है तो आपने सिर्फ वही रेलेवेंट एमसीक्यू देख लें तो वही बहुत है। पहला एमसीक्यू ये है कि which of the following products is likely to have the lowest price elasticity of demand? Lowest price elasticity यानी कि किस प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी में मिनिमल चेंज आता है। ये वही प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमारे लिए जरूरी है, जिनके बिना सर्वाइवल मुश्किल है, जिनके बिना नेसेसिटीज हमारी पूरी नहीं होती। एप्पल्स, हाउसेस, कार्स और सॉल्ट। अब खाना पकाने के लिए नमक जरूरी है, गाड़ियां लग्जरी गुड्स, हाउसेस होम्स बड़े बड़े घर लग्जरी गुड्स। एप्पल्स फ्रूट में आते हैं, नेसेसिटी नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्ट। Which of the following statement is true of a curve with a constant slope? अब जिस कर्व की स्लोप है इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये कहना कि ये स्ट्रेट लाइन है ये गलत है। बाकी हमें पता है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहा होता है, और चूंकि नॉन लीनियर है इसका मतलब है कि इसकी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। Production and employment in which of the following industries would be least affected by recession? वो कहते हैं कि रिसेशन आ जाए तो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जिसपे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब रिसेशन क्या है? हम डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब कोई काम नहीं हो रहा होता। स्टील, गारमेंट्स, व्हीकल्स और शुगर। अब अगेन इन चारों प्रोडक्ट्स में से देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कभी बंद नहीं हो सकती, इसकी प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगी। स्टील बंद की जा सकती है, हर वक्त जरूरत में नहीं है। व्हीकल्स अगेन बंद की जा सकती हैं, हर वक्त जरूरत में नहीं है। गारमेंट्स, लोगों के पास काफी ज्यादा कपड़े हैं, लोग सरवाइव कर सकते हैं। मगर शुगर इज वन ऑफ द नेसेसिटी जिसको बंद करना लिटरली इम्पॉसिबल होगा। अच्छा जी, फोर्थ एमसीक्यू, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 35 to 40 और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो रही है 1400 से 1200, बताइए व्हाट वुड बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब दो हमारे पास यूनिट्स हैं, 35 से 40 और 1400 से 1200। जो पहला होता है ना उसको आप लिख लिया करें ओल्ड, और जो बाद में आ रहा है यानी कि 35 ओल्ड है और 14 न्यू। इसी तरह 1400 ओल्ड है और 1200 न्यू। हमने कोएफिशिएंट निकालना है इलास्टिसिटी का, हमें फॉर्मूला पता। अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड, यानी कि 35 और 40, तो 40 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 35, और इसी तरीके से हम उसका भी निकाल लेंगे। मैंने इसकी वर्किंग की हुई है, आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूं। ये देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी वर्किंग नजर आ रही होगी कि इसको करना कैसे। पहला स्टेप 1 इसके आपने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना, जो कि 1200 1400 और डिवाइडेड बाय 1400, यानी कि न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड। आप इसको फाइनल माइनस इनिशियल भी कह सकते हैं। तो ये आ गई परसेंटेज में 14.2 नेगेटिव, क्योंकि देखें
जो फाइनल क्वांटिटी है, जो नई क्वांटिटी है, वो कम है, यानी कि डिक्रीज आ रहा है, तो माइनस में आ गया। अब जब हम लोग बात करेंगे चेंज इन प्राइस की, तो 40 से कम हो गए 35, 40 से 35 नहीं, 35 से 40, 35 से 40, ये 5 रुपए बड़े हैं, तो ओल्ड से डिवाइड करना है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड। इसको भी जब आप परसेंटेज पे कन्वर्ट करेंगे, इट वुड बी अगेन 14.29। अब दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। खाली 1 नहीं, -1, क्योंकि ऊपर नेगेटिव में चेंज था। तो अब देखते हैं कि क्या हमारे पास इसका आंसर -1 है या नहीं। तो मैंने इसलिए सॉल्व कर लिया ताकि आपका टाइम बचेगा। तो यस, हमारे पास 1 इसका आंसर आ रहा है, तो द आंसर वुड बी 1। आंसर वुड बी 1। Which one of the following is not a method for the measurement of price elasticity of demand? हमें पता है इसके पॉइंट मेथड होता है, आर्क मेथड होता है, टोटल आउटले है, रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, मगर कहीं भी हमने टोटल सेविंग नहीं पढ़ा। If the price of a good is fell by 10%, में जनाब वो कह रहा है कि प्राइस 10% से गिर गई, यानी कि उसने चेंज इन प्राइस आपको बता दी 10% से कम है। आपने टोटल एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ रहा है, नहीं ये भी कम हो रहा है, प्राइस भी कम हो रही है, प्राइस भी कम हो रही है, और एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब आपको याद होना चाहिए एसबीआई, जब सेम है तो बस इनइलास्टिक। तो चारों ऑप्शंस में से मुझे इनइलास्टिक नजर आ गया ए, मगर इसके साथ एक वर्ड लिखा हुआ है परफेक्टली। अब परफेक्टली कैसे है? अगर आप गौर करें तो दोनों में सेम चेंज है, 10 और 10, इसलिए इट वुड बी परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये एसबीआई का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। Which one of the following statement about the elasticity of supply is not true? यानी कि ट्रू नहीं है। देखते हैं। It tends to vary with time, बिल्कुल वेरी करता टाइम के साथ, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। It is a measure of the responsiveness of supply to change in price, बिल्कुल elasticity तो होती ही है, responsiveness कितना सप्लाई में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस के अंदर चेंज। It is a measure of changes in supply due to greater efficiency, efficiency का उसमें रोल नहीं है। It tends to be higher for manufactured goods than for primary goods, बिल्कुल elasticity manufactured goods की ज्यादा होती है as compared to जो perishable goods हैं, जो primary goods हैं। तो सर it is C. The right option here is option C, क्योंकि इसमें efficiency का कोई ताल्लुक नहीं है। If the demand for a good is price inelastic, ठीक है, यानी कि नेगेटिव, सॉरी यानी कि लेस देन 1 की तरफ मूव करेगा। Which one of the following statement is correct? अच्छा, जब लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि प्राइस में चेंज ज्यादा होगा और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम होगा। और अगर नीचे मुझे वो रेवेन्यू 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 दिखा रहा है, इसका मतलब है कि जो मेथड यूज कर रहा है वो होगा टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू वाला, और उसमें वही फॉर्मूला एसपीआई कहता है। डिमांड अगर इनइलास्टिक है तो दोनों को सेम मूव करना पड़ेगा, यानी अगर एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। अब देखते हैं, प्राइस राइज रेवेन्यू इंक्रीज, ठीक है, राइज फॉल गलत, फॉल इंक्रीज गलत, फॉल अनइफेक्टेड गलत। तो अगेन एसबीआई का फॉर्मूला लगाते हुए आप इसको बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। An inferior good is one which has income elasticity of demand। अब हमें पता है कि इसका जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव है, तो it would be always negative। A business currently selling, अब ये बड़ा मजे का सवाल है, कहता है a business currently 10,000 यूनिट्स बेच रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। उसने 1 रुपए से प्राइस कम करके 0.9 पे ले आए। अब उसको पाउंड को अगर आप रुपीज में भी कन्वर्ट कर लेंगे तो कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो 1 से प्राइस कम हो गया 0.9, यानी कि प्राइस में कमी है।
हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कि अब ये कितने यूनिट्स मजीद प्रोड्यूस करे, और उसने हमें इसका कोएफिशिएंट निकाल के दे दिया -1.5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें पता है कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने के लिए तो डाटा अवेलेबल है। तो अगर मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन शेयर करूं तो हम इसको कुछ ऐसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगेन मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया ताकि आपके काम आ जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि जो नया है माइनस ओल्ड। तो ये आएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मेरे पास -10%। अब हमारे पास कोएफिशिएंट की वैल्यू है, यानी कि इलास्टिसिटी की वैल्यू उसने हमें दे दी है -1.5। और मैथ का रूल क्या कहता है, जब आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो -1.5 मल्टीप्लाई बाय -10%, ये 10% कहां से आया, ऊपर से, ये आ गया 15%। अब हमने क्या निकालना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा अच्छा, उसका फॉर्मूला सेम, कि आपने न्यू में से ओल्ड को माइनस करके ओल्ड से डिवाइड कर देना। अब हमारे पास 15% की तो वैल्यू आ गई है फॉर्मूले में, जब आप उसको पुट करेंगे और न्यू को x रखेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1500। इट विल कम आउट टू बी 1500, यानी कि 1500 का चेंज, 1500 का चेंज। तो अगर 1500 का चेंज पॉजिटिव में है, इसका मतलब है कि 10,000 से बढ़ के कितना हुआ होगा कि 1500 का चेंज आया, 11,500। 11,500। तो ऑप्शन जो उसका कंक्लूजन है, दैट वाज ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, ऑप्शन डी, इसको हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज प्राइस इलास्टिक। अब देखना ये कि क्या नीचे मेथड कौन सा दे रहा है। अगेन हमें एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो वाला मेथड इस्तेमाल होगा। अब अगर इलास्टिक है तो एसबीआई का प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वो तब फॉलो होता है जब इन इलास्टिक हो तो सेम मूवमेंट होती है। अब चूंकि आप इलास्टिक है तो मूवमेंट सेम नहीं होगी, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो रहा होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ रहा होगा। कहते हैं इफ द डिमांड ऑफ अ गुड इज प्राइस इलास्टिक, जब प्राइस गिरेगी तो अब वो ऑप्शन ठीक होंगे जहां पे कुछ चीज बढ़ रही है, राइज इन सेल, बिल्कुल, और राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो जैसे ही अब हम पता है ना कि डिमांड में क्या होता है, प्राइस गिरती है तो उसकी जो सेल है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है, वो बढ़ जाती है। ये तो ठीक हो ही गया। और दूसरा, अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को सामने रखूं, एसबीआई के रूल को सामने रखूं, तो ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इन इलास्टिक नहीं। तो ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि 1 और 3, इसका मतलब है कि 1 और 3, और 1 और 3 मुझे इकट्ठा कहां पे नजर आ रहा है, ऑप्शन ए। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस से क्या मुराद है, रिस्पॉन्स। ये आ गया, ये फॉर्मूला पूछ रहा है मुझसे, और कुछ नहीं। प्राइस इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट निकाल के बता दिया 0.2। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालनी है, नीचे प्राइस का चेंज 5, यानी कि न्यूमरेटर आपको निकालना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू गिवन है और रिजल्ट की वैल्यू आ गई। तो जब न्यूमरेटर निकालना होगा और डिनोमिनेटर की वैल्यू गिवन है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5% मल्टीप्लाई बाय 0.2, द आंसर वुड बी 1। द आंसर वुड बी 1। तो ये रहे 13 एमसीक्यूज। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले एमसीक्यूज के ऊपर। जी जनाब, आगे चलते हैं। इफ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी demanded remains unchanged, वो कहता है, जी, इफ द क्वांटिटी अनचेंज्ड है और जी आगे चलते हैं। assume that a fall in price of a commodity from 10 to 9, यानी कि प्राइस में डिक्रीज है 10 से 9,
और जिससे क्या हुआ, यूनिट्स मेरे जो आउटपुट है वो बढ़ गया 100 से 110। आपने निकालनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सिंपल, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज इन प्राइस। तो अभी हम लोगों ने इसके दो वर्किंग्स देखी हैं, इसको भी पहले आप लोगों ने ट्राई करना है, और जब आप लोग ट्राई कर लें तो आपका आंसर इसमें यूनिट ही आना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। अगेन एक प्री डिटरमिन्ड वर्किंग मैंने आपके लिए करके रखी है जिससे आपको फायदा होगा। देखते हैं, आउटपुट 100 से 110, यानी कि जो फाइनल है वो ज्यादा है, इनिशियल कम है, पॉजिटिव चेंज है 10%। 9 से 10 जब आप इसको भी करेंगे तो ये भी 10% ही आएगा। तो दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर -1 या यूनिटी में आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज यूनिटी। ये मैंने सॉल्व इसलिए भी किए हैं ताकि अगर आप लोग इसको खुद से करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप पूरा टाइप सॉरी लिख भी सकते हैं। वेरी स्मॉल और जीरो कोफिशिएंट इनमें से इलास्टिसिटी का किसका होता है, नेसेसिटी का होता है, और सबसे ज्यादा हाई किसका होता है, लग्जरी गुड का होता है। द स्टैंडर्ड मेजर, अच्छा वैसे ये क्यों ऐसे होता है, क्योंकि प्राइस में जितनी मर्जी चेंज ले, डिनोमिनेटर को बहुत ही ज्यादा हाई कर दें, इससे क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम इंक्रीज होगी, बहुत कम फर्क आएगा उसको। और हमें पता है कि कोफिशिएंट जब दो वैल्यूज हो, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, तो ये डिपेंड करता है न्यूमरेटर के ऊपर ज्यादा। तो चूंकि न्यूमरेटर कम चेंज हो रहा है तो कोफिशिएंट के अंदर जो चेंज भी आएगा वो भी कम ही आएगा। और अगर डिनोमिनेटर में चेंज ज्यादा है, ऊपर चेंज कम है, जैसे लेट्स सपोज ऊपर का चेंज है 5%, नीचे का चेंज है 20%, तो आंसर जो भी होगा वो ज्यादा टूवर्ड्स लेस देन 1 की तरफ जा रहा होगा, और लेस देन 1 में हमें हमेशा नेसेसिटी ही नजर आती है, क्योंकि लग्जरी गुड्स वो मोर देन 1 वो ज्यादा इलास्टिक होते हैं। द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो स्टैंडर्ड है वो हम लोग यही कहते हैं कि यार ये इक्वल चेंज आना चाहिए। और इक्वल चेंज से क्या मुराद है, जितनी क्वांटिटी में चेंज उतना ही प्राइस में चेंज, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, यूनिटी, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। इनकम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड हमें पता है कि नेगेटिव होती है, ये तो चैप्टर 2 से ही हमारे जेनों में है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम द डिमांड स्केड्यूल द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब उसने हमें स्केड्यूल दे दिया, कहता है अगर प्राइस 25 से 20 हो जाए, और तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्राइसेस मेरी बढ़ रही हैं, बट अगर मैं इसके रिवर्स चलूं 25 से 20, इसका मतलब है कि क्वांटिटी 20 से 25। अगर आप गौर करें तो विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर में जबानी भी कर सकता हूँ, 20 से 25 5 का चेंज, 25 से 20 5 का चेंज। तो जब दोनों चेंजेस बराबर है और एक नेगेटिव में चेंज है, इट वुड बी -1। If the price of a good fell by 20%, but total expenditure on the goods remain the same, the demand curve would be described as। अब इसको देखते हैं, अब अगेन वो एक्सपेंडिचर का वर्ड यूज कर रहा है तो हमारे दिमाग में फौरन से वो फॉर्मूला आ जाना चाहिए, एसबीआई, सेम है तो बस इनलास्टिक। प्राइस कम हो रही है 20% से, टोटल एक्सपेंडिचर कम नहीं हो रहा, वो सेम, यानी कि उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड होता और प्राइस में भी डिक्रीजिंग ट्रेंड होता तो मैं ये कहता कि ये इनलास्टिक है। अगर एक्सपेंडिचर टोटल मेरा बढ़ता तो मैं कहता ये इलास्टिक है, मगर यहां पे वो कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, जब वो चेंज नहीं होता, जब वो वहीं पे खड़ा हुआ है, एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि जितना चेंज प्राइस में है उतना ही चेंज किसमें होगा, क्वांटिटी में होगा। तभी तो वो कांस्टेंट है, तभी तो वो सेम है, तभी तो वो हिल नहीं रहा। अगर ये 20% से कम है तो वो 20% से बढ़ेगा, तभी जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्टेंट हमेशा इक्वल है। और जब इक्वल, तो हमें पता है कि ये कर्व हमेशा क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक।
तो अब आपने जेहन में बैठा लेना है कि अगर प्राइस मेरी कम हो रही है, अगर प्राइस मेरी कम हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कम हो रहा है इन इलास्टिक, प्राइस कम हो रही है और वो बढ़ रहा है, यानी कि सेम चेंजेस नहीं है तो इलास्टिक, और अगर एक कांस्टेंट है तो यूनिटरी इलास्टिक। प्राइसेस आर लेस वोलेटाइल, अच्छा वोलेटाइल कहते हैं इजीली चेंज हो जाने को। वो कहता है इन चार सिचुएशंस में से बताइए किन सिचुएशन में प्राइसेस कम से कम चेंज होती है। अब आपके जेहन में फौरन से फॉर्मूला आ जाना चाहिए सप्लाई का भी और डिमांड का भी। दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो प्राइस है, और न्यूमरेटर एक में क्वांटिटी डिमांडेड और एक में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब इसका मतलब है कि कोफिशिएंट जो होता है इलास्टिसिटी का वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, सप्लाई पे और डिमांड पे, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांड। अगर मैं ये कहूं कि इलास्टिक है, लेट्स सपोज कोई भी हो, चाहे सप्लाई हो चाहे डिमांड हो, मैं अगर कहूं इलास्टिक है, इसका मतलब है कि क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड या खाली सप्लाई खाली डिमांड में चेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। इसका मतलब है कि प्राइसेस पे क्या डिपेंड नहीं करता जब वो इलास्टिक हो जाए, जब वो इलास्टिक हो, और दोनों का चूंकि फॉर्मूला सेम है तो ये सप्लाई भी इलास्टिक हो और डिमांड भी इलास्टिक हो। क्योंकि देखें ना, जब दोनों ही इलास्टिक होंगी, जब दोनों ही इलास्टिक है, और अगर आपको कर्व याद हो तो इलास्टिक कर्व प्राइसेस पे डिपेंड, अगर मैं इसको परफेक्टली इलास्टिक बनाऊं तो ये मेरा बनता है हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एट द सेम प्राइस। क्वांटिटी चेंज हो रही होगी मगर प्राइस में चेंज नहीं आता। तो चले अगर परफेक्ट इलास्टिक नहीं भी है, इलास्टिक हमेशा याद रखिएगा क्वांटिटी आउटपुट को ज्यादा चेंज देगा एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। तो प्राइसेस किस में कम वोलेटाइल होंगी, ज्यादा इनकी वजह से चेंज नहीं आता जब इलास्टिसिटी में इलास्टिक कर्व्स आ रहे हो, चाहे वो सप्लाई का हो या चाहे वो डिमांड का। तो यहाँ पे हमारे 20 एमसीक्यूज पूरे होते हैं। अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे